नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इस वीडियो में मैं आपको स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारों की एक एक खबर से रूबरू कराता हूं। तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। भारत और चीन के बीच विवाद को सुलझाने के लिए एक और कोशिश की गई है। पूर्वी लद्दाख में तनातनी के बीच भारत और चीन के बीच करीब 2.5 महीने के बाद शुक्रवार को सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की बैठक हुई है। दोनों पक्षों के राजनयिकों के बीच वर्चुअल मीटिंग के दौरान दोनों पक्षों ने मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बने 5 सूत्रीय एजेंडे पर चर्चा की। साथ ही दोनों देशों के बीच 9वें दौर की सैन्य वार्ता पर सहमति बनी है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि शीर्ष नेताओं की ओर से जारी दिशा निर्देश के आधार पर ही दोनों देशों के विदेश मंत्री और विशेष प्रतिनिधि दल वास्तविक नियंत्रण रेखा पर संघर्ष से संबंधित सभी बिंदुओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे। बता दें कि आखिरी बार जो बैठक हुई थी वो 30 सितंबर को हुई थी और ये 2012 में बने कार्यतंत्र के बाद 19वीं बैठक थी। लेकिन इस बातचीत में विवाद पर आगे की कोई बातचीत नहीं हो पाई थी। दोनों तरफ 60-60 हजार जवान तैनात है। हालांकि चीन की कथनी और करनी दोनों पर हम लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चीन बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। बहरहाल एक पहल उठी है दोनों देशों की तरफ से, जहां पर LAC पर तैनात सैनिकों की वापसी पर बात बन सकती है और इसीलिए अगली दौर की वार्ता पर सहमति बन चुकी है। जैसे कि मैंने कल के डिफेंस अपडेट में बताया था कि DAC ने स्वदेशीकरण पर जोर देते हुए 28,000 करोड़ रुपए के अधिग्रहण पर मोहर लगा दी है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि DAC ने 2,000 करोड़ रुपए की एक महत्वपूर्ण प्रणाली जो कि भारतीय वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगी, उसके लिए अप्रूवल दे दिया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्मित आकाश टेयर की बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाएगा, जो कि भारतीय वायु रक्षा को और ज्यादा मजबूत करेगा। एयर डिफेंस कमांड बनने और रोड मैप तैयार करने की सिफारिशों को सबसे पहले CDS रावत ने इस साल जनवरी में अपने दिन के पहले कार्यकाल में रखा था। एकीकृत वायु रक्षा कमान के तहत भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय सेना की सभी हवाई परिसंपत्तियों को एक साथ लाया जाएगा, जो कि भविष्य की रक्षा चुनौतियों से निपटने का कार्य करेंगे। एयर डिफेंस कमांड के पीछे जो मुख्य लक्ष्य है वो है तीनों ही सेनाओं के एयर डिफेंस को एकीकृत करना, साथ ही देश को वायु रक्षा कवर प्रदान करना है। यही नहीं, इसके अलावा भारत एक अलग प्रशिक्षण और सिद्धांत कमांड और लॉजिस्टिक कमांड भी तैयार कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मोबाइल फोन की रीच मिसाइल से ज्यादा तेज है। साथ ही उन्होंने बताया कि भविष्य में अलग अलग प्रकार के सुरक्षा खतरे उभर सकते हैं। जैसे जैसे समय बदल रहा है, खतरों और युद्धों की प्रकृति भी बदल रही है। भविष्य में सुरक्षा से जुड़े अन्य मुद्दे हमारे सामने आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे ये व्यापक होते जा रहे हैं, जिस तरह से पहले कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। उन्होंने आगे बताया कि दुश्मन अब किसी भी सीमा को पार किए बिना लोगों तक पहुँच सकते हैं और सभी से उन्होंने सैनिक की भूमिका निभाने का आग्रह किया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि लोगों को खुद को गलत और भ्रामक जानकारी से बचाना चाहिए और दूसरों को भी बचाना चाहिए। भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता से संबंधित चिंताओं का हवाला देते हुए कई चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनमें टिकटॉक, WeChat भी शामिल थे। DRDO के कार्यक्रम के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को सुपर पावर बनाने में DRDO की अहम भूमिका हो रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार भारत को महाशक्ति बनाना चाहती है और DRDO के प्रयास इसमें प्रासंगिक हो सकते हैं। DRDO के अधिकारियों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि DRDO ने कई सफल रक्षा प्रणालियों का परीक्षण किया है, जिसमें मल्टी रोल लड़ाकू विमान तेजस और बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम शामिल है, जिन्होंने भारत की सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाने में मदद की है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे वैज्ञानिक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभा रहे हैं। इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत भी इस प्रोग्राम में शामिल थे। उन्होंने कहा कि DRDO ने सशस्त्र बलों को उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मनिर्भर बनाने में मदद की है। साथ ही राजनाथ सिंह ने इंडियन मैरीटाइम सिचुएशन अवेयरनेस सिस्टम, अस्त्रा MK मिसाइल और बॉर्डर सर्विलांसिंग सिस्टम, जिन्हें DRDO के द्वारा बनाया गया है, उसे उन्होंने सौंपा है। चीन और पाकिस्तान के बीच जारी सीमा विवाद के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में होने वाली जंग को भारत स्वदेशी हथियारों से लड़ेगा और दुश्मनों को हराएगा। DRDO की बैठक के दौरान CDS रावत ने कहा कि हम देख रहे हैं कि रक्षा क्षेत्र को लेकर हमारा निजी उद्योग प्रेरित है, उन्हें समर्थन की जरूरत है। CDS रावत ने कहा कि वर्तमान समय में हमारा देश उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। देश जिस रफ्तार से आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है, ये बेहद जरूरी है कि DRDO पूरी लगन के साथ काम कर रहा है। भारतीय राज्य के स्वामित्व वाली एरोस्पेस और रक्षा कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने कहा है कि 7 नवंबर 2020 को उन्होंने ALH Mk3 DWDM प्रोटोटाइप पर टेल बूम फोल्डिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया। HAL का कहना है कि मौजूदा 2 ब्लेड फोल्डिंग यानी कि तह का ये एक संयोजन है, जिसमें ALH जो कि 13.5 मीटर लंबाई और 3.5 मीटर चौड़ाई और
4.1 मीटर ऊंचा है, उसका स्टोरेज हासिल किया जाता है, जो कि भारतीय नेवी के NUH स्पेसिफिकेशन का एक हिस्सा है। टेल बूम योजना की योग्यता और प्रमाणन फरवरी 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस अवधारणा का अध्ययन पहले ही पूरा हो चुका है। अब मॉडिफाइड यानी कि संशोधित कंपोनेंट्स को प्लेटफॉर्म पर साकार और इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत किया जा रहा है। भारतीय नौसेना के 111 हेलीकॉप्टरों के अधिग्रहण में लंबे समय से विलंबित एक प्रोग्राम जिसे अभी पूरा करना बाकी है। हाल ही में नौसेना ने HAL पर आपत्ति जताई थी, जो उन विक्रेताओं की सूची में शामिल है जो कि NUH कंपटीशन में भाग लेंगे। नौसेना ने खुले तौर पर सरकार से HAL को प्रतियोगिता से बाहर रखने के लिए कहा है। ट्विटर पर एक उपयोगकर्ता ने एक छोटा वीडियो शेयर किया है, जिसमें भारतीय नौसेना की एक नई स्वदेशी पनडुब्बी डिजाइन दिख रही है और ये भारतीय इंजीनियरिंग कंपनी लार्सन एंड टूब्रो की है, जो पनडुब्बी और विशेष बलों की गोताखोर परिवहन परियोजनाओं में शामिल है। ये सबमरीन्स 209/1500 सिंधु घोष क्लास और PR.877 EKM किलो सिंधु घोष बोट से छोटी है। हालांकि ये पाकिस्तानी नौसेना के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एयरक्राफ्ट से बड़ा है और उससे भी नए वर्ग का है। हालांकि इसका छोटा आकार इसे तटीय पनडुब्बियों की श्रेणी में रखता है। मिडगेट पनडुब्बियों के बड़े सिरे होते हैं। बता दें कि भारतीय डिजाइन विशेष बलों के लिए 2 स्विमर डिलीवरी व्हीकल्स यानी कि SDV ले जा सकते हैं। इनमें केवल 2 टॉर्पीडो ट्यूब होते हैं, जिन्हें दोबारा लोड नहीं करना होता है और ये व्यवस्था वास्तव में पाकिस्तानी नौसेना की MG-110 एक्सक्राफ्ट के समान है। हालांकि भारतीय डिजाइन बड़ा है। भारतीय नौसेना अपने स्पेशल फोर्सेस का समर्थन करने के लिए छोटी तटीय पनडुब्बियों ने अति आवश्यकता है। आपको बता दें कि भारत ने पनडुब्बी निर्माण में महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त किया है, लेकिन कुल मिलाकर परमाणु पनडुब्बियों पर ध्यान केंद्रित है। इसरो अगले 8 महीने में पहली बार किसी निजी भारतीय कंपनी का उपग्रह अंतरिक्ष में भेजेगा। बेंगलुरु में अंतरिक्ष तकनीक से जुटे स्टार्टअप पिक्सल इंडिया का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट आनंद इसरो के PSLV C51 रॉकेट के जरिए अगले साल अंतरिक्ष में जाएगा। आनंद से पृथ्वी पर होने वाली किसी भी घटना की करीब 24 घंटे रियल टाइम इमेज उपलब्ध हो पाएगी। पिक्सल के उपग्रहों की मदद से सीजन में फसल व मिट्टी में हो रहे बदलाव पर नजर रखी जा सकेगी और साथ ही किसी भी सूचना की रियल टाइम जानकारी मिल पाएगी। हालांकि सूचना पिक्सल सीधे किसानों को नहीं देगी, बल्कि कोई अन्य कंपनी या एजेंसी पिक्सल से डेटा हासिल कर इसे किसानों को SMS करेगी। इस तरह वन क्षेत्र में हो रहे बदलाव या निकायों को सड़कों व अन्य बुनियादी ढांचों में हो रहे बदलावों की रियल टाइम जानकारी मिल पाएगी। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में ऐसी निगरानी अब भी होती है, पर पिक्सल का डेटा हर 24 घंटे में मिलेगा। आपको बता दें कि पिक्सल इंडिया एक अर्थ इमेजिंग स्टार्टअप है, जो 2023 तक कुल 24 उपग्रह लॉन्च करेगी। अभी उपग्रहों के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के आकार व लागत की तुलना में 10 गुना छोटे होंगे, लेकिन सभी 24 उपग्रहों के अंतरिक्ष में स्थापित होने के बाद इसकी क्षमता 24 घंटे में ग्लोबल कवरेज करेगी। वैज्ञानिकों के अंतर्राष्ट्रीय दल ने पहली बार हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रह से आ रहे रेडियो संकेतों का पता लगाया है। ये संकेत 51 लाइट ईयर दूर स्थित ग्रह प्रणाली से आ रहे हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि नीदरलैंड स्थित रेडियो दूरबीन ने लो फ्रीक्वेंसी एरे यानी कि लोफर का इस्तेमाल कर टाउ पुट्स तारे की प्रणाली से आ रहे रेडियो संकेतों का पता लगाया है। इसके बहुत करीब गैस से बना एक ग्रह चक्कर लगा रहा है, जिसे गर्म बृहस्पति के नाम से भी जाना जाता है। जर्नल एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में प्रकाशित रिसर्च पेपर में बताया गया है कि केवल टाउ बोट्स ग्रह प्रणाली से ही निकल रहे रेडियो संकेतों से पता चल रहा है कि शायद ग्रह में विशेष चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ये निकल रहे हैं। वहीं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता ने बताया कि रेडियो संकेतों के जरिए हमने पहली बार सौर मंडल के बाहर ग्रह का पहला संकेत पेश किया है। उन्होंने कहा कि ये संकेत टाउ बोट्स प्रणाली से आ रहे हैं, जिसमें 2 तारे और ग्रह हैं। हमने ग्रह से संकेत आने का मामला भी पेश किया है। रिसर्चर्स ने कहा कि अगर इस ग्रह की पुष्टि बाद के अध्ययन से होती, रेडियो संकेतों के जरिए सौर मंडल के बाहर के ग्रहों का पता लगाने का एक नया मार्ग खुलेगा और सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर की दुनिया के बारे में जानने का तरीका मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। और जिन लोगों के पास हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, वे लोग डायरेक्टली हमारे चैनल पर आकर विजिट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, मैं कुछ दिनों से लगातार व्यस्त चल रहा था अपने ऑफिशियल काम की वजह से, जिसकी वजह से मैं रेगुलर अपडेट नहीं दे पा रहा था, लेकिन आगे से ऐसा बहुत ही कम होगा और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप अपना विश्वास कायम रखिएगा और टेक्निकल अस को अपना भरपूर प्यार दीजिएगा। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।